हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ आवर गवर्नेंस, जिसमें हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वी हैव डेल्ट विद देम इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी आर डीलिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री हमारे देश के, जो आज की तारीख में हमारे मोदी जी। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में फॉलो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो रियल पावर्स हैं लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली, जैसे यूएसए में फॉलो होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने अडॉप्ट करा है फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ ब्रिटेन, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो नॉमिनल हेड होता है वो उधर का एम्परर है और हमारे यहाँ पे वो प्रेसिडेंट है। क्लियर है? हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो कि रिपब्लिक ऑफिस है, तो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ का नॉमिनल हेड है। उनके पास एज सच पावर नहीं है, बट उनके पास रेस्ट्रिक्टिव पावर्स, कुछ ना कुछ पावर्स उनके पास भी हैं। और जो रियल पावर्स हैं पूरे देश को चलाने की, पूरे गवर्नमेंट को चलाने की, वो जो पावर्स लाया करती हैं वो लाया करती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। क्लियर है बात? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर्स होती हैं और उनके ऊपर एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी होता है, प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क हो सकता है, जो कि जैसा कि ब्रिटेन में है। लेकिन उनके पास एज सच कोई पावर्स नहीं होती टू रन दी कंट्री और टू रन दी गवर्नमेंट। क्लियर है? वो जो भी काम करते हैं वो काम करते हैं ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर और दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो क्या स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक प्रेसिडेंट है या एक हेड ऑफ द कंट्री है, जिसको हमारे देश में बोला जाता है प्रेसिडेंट। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड ही इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट। इनको हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री। और इनको बोला जाता है डी योर या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है? डी योर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब ये नाम के लिए हेड है, अदरवाइज इनके पास कोई रियल पावर्स नहीं होती जिसके साथ वो गेम खेल सकते हैं, वो नहीं है पावर्स। वो जितनी भी पावर्स हैं टू रन दी कंट्री, टू रन दी गवर्नमेंट, लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। क्लियर है? और इनको बोला जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री नहीं होते। ये गवर्नमेंट जो संचालन करती है देश का, तो उसका हेड होते हैं। क्लियर है? आज की तारीख में हमारे मोदी साहब। ठीक है? इनको ये भी बोला जाता है डी फैक्टो। तो जैसे इनको डी और बोला जाता है, यानी कि नाम के लिए नॉमिनल, और वहीं पे रियल हेड जो है, इनफैक्ट जो हेड है, डी फैक्टो हेड है, तो वो होता है हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है। ठीक है? तो अब ये मैं आपको बता ही चुका हूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो हेड, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री तो भले ही प्रेसिडेंट है, लेकिन वो अब्बा डब्बा चब्बा है, उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं है। वो सारी पावर्स, उनकी जो रूट्स हैं वो कहां से आती है, वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही आती है। जो भी एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं, उसी एड पे काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। उनके पास खुद की अपनी ऐसी पावर नहीं है जो ओरिजिनेट भी वहां से होती है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी उनको करना है। आप ये समझ ले। ठीक है? प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम डी फैक्टो भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं डी योर। ठीक है? डी योर स्पेलिंग में जे यू आ रही है, बट जे इज साइलेंट, सो इट इज कॉल्ड डी योर। डी योर हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और डी फैक्टो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी प्राइम मिनिस्टर। तो जो सरकार है, जो देश को चला रही है, उसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, और पूरे स्टेट का अगर हम हेड बोलेंगे तो वो बोलेंगे प्रेसिडेंट को। क्लियर है? प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन भले ही प्राइम मिनिस्टर उनको बता रहा है करने के लिए, बट वो एंड में होते किसके नाम पे है, इन दी नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो साइनिंग ऑथोरिटी, द स्टैंपिंग ऑथोरिटी, ऑथोरिटी किसके पास है टू अलाउ एनीथिंग टू हैपन, तो वो है प्रेसिडेंट के पास। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा हमारे देश में, वो राष्ट्रपति के आदेश पे या राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा। क्लियर है? पीछे मोटिव प्राइम मिनिस्टर का होगा, करवाना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑथोरिटी किसकी होगी, प्रेसिडेंट की होगी। ठीक है? उसको और अभी हम देख लेंगे। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव होते हैं लोकसभा के, जनरल इलेक्शंस होते हैं। उसमें जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, उसके लीडर को चुनाया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। क्लियर है? सो जो भी पार्टी मेजोरिटी में आई, जिसने भी जनरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाए जिस पार्टी ने,
उस पार्टी के या उस पार्टी की अलायंस के जिसके भी ज्यादा वोट है उनमें से वी अपॉइंट अ लीडर, वी चूज अ लीडर एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम। तो कहने को प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दी प्राइम मिनिस्टर, बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर हमें चूज करना होता है फ्रॉम द पार्टी हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शंस। तो उन्हीं में से हम चूज करते हैं एक बंदे को और वो उसको हम अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अब देखने में तो ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्राइम वो सिर्फ नामकरण कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर होंगे, चुना तो वो जनरल इलेक्शन के थ्रू ही आएगा। जनरल इलेक्शन के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उसमें से लीडर जो होगा उसको चूज किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्लियर? So the constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the prime minister। ओफो, ये क्या बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का कोई सिलेक्शन अपॉइंटमेंट का कोई बात नहीं लिख रखी, कोई भी स्पेसिफिकली नहीं लिख रही कि क्या प्रोसेस से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव एक्चुअल में होता भी नहीं है। चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, उनमें से पिक किया जाता है प्राइम मिनिस्टर। सेपरेट प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं होते। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं सेपरेटली, वैसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है उसमें से उसका लीडर चुन के उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, और ये बनाने का जो काम है ये करता है प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 75 सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अपॉइंट कौन करेगा इनको, किसको, इनको बोलेगा कौन कि ये प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत सारे आ गए। अब उसमें किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको गद्दी संभलानी है, किसको डी फैक्टो हेड बनाना है जो पूरे देश को चलाएगा, तो वो काम करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। सो ही अपॉइंट्स दी प्राइम मिनिस्टर, ये बोलता है हमारा आर्टिकल नंबर 75। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है प्रेसिडेंट चाहे जिसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, बनाना उसी को पड़ेगा जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है और उस मेजॉरिटी के लीडर को। क्यों है ऐसा, ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ठीक है। However, this does not imply that the president is free to choose anyone for the prime minister। तो ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट साहब, कल राष्ट्रपति साहब कोविंद साहब मेरे को फोन करके बोले कि सर आपको हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तो ये अलाउड नहीं है, उनको बनाना उसी में से पड़ेगा। बट द ऑथोरिटी टू अनाउंस और टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर लाइज विद द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब क्या है, क्यों उनके पास पावर दी गई है या कैसे ऐसे चूज किया जाता है कि लीडर ऑफ द हाउस को, लीडर ऑफ द हाउस में जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को चूज करना है। सो जो हमारे पार्लियामेंट है उसमें सारा गेम है मेजॉरिटी का, उसमें सारा गेम है मेजॉरिटी का। पार्लियामेंट मतलब मेजॉरिटी, जहां पे मेजॉरिटी वहीं से गवर्नमेंट चालू हो जाती है। तो जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग पार्टीज चुनाव में भाग लेती हैं, अलग अलग पार्टीज के कंटेंडर चुनाव में पार्ट लेते हैं। फाइनली जाके जो जो एमपी सिलेक्ट होता है जो इलेक्शन के थ्रू, वो सब आपको प्रोसेस पता ही है, तो वो बनते हैं हमारे देश के एमपीज। ठीक है, जो उधर जनरल इलेक्शन में सीट जिन जिनको मिली, जिस जो इलेक्शन पे जीता। क्लियर है। अब जैसे हमारी लोकसभा में करीब 545 सीट्स हैं, 545 सीट है, तो सारा काम जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नेंस का जो भी काम है वो मेजोरिटी पे काम करता है। बहुत सारे डिसीजन हमारी सरकार को लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजन के अलावा हमारे को पॉलिसीज बनानी पड़ती है, रेजोल्यूशन निकालने पड़ते हैं, बिल्स पास करने हैं, तो सब कुछ होता है मेजोरिटी पे। तो इन 545 में से अगर प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि आर्टिकल 75 तो बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट दी प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट चाहे तो इन 545 में से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। तो सपोज करो एक पार्टी थी तुम, जैसे एक आप पार्टी है तो वैसे एक पार्टी है तुम, एग्जांपल हमने ले लिया तुम। अब तुम पार्टी के पास टोटल सीट है 3, टोटल सीट है 3, टोटल कितनी सीट है, सपोज एग्जांपल 3 सीटें हैं उस पार्टी के पास। तो अब उसमें से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हमारे प्रेसिडेंट ने उन्हीं में से उठा दिया। उन्होंने बोला भैया आर्टिकल 75 मेरे को पावर तो दे रहा है, आई कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे को ये पसंद आ रहा था, मैंने उसको बना दिया। पर अब क्या होगा, जब भी कोई बिल पास होगा, जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होना होगा, जब भी कोई डिसीजन लेना होगा और ये बंदा कोई बात करेगा, तो इसको वोट कितने मिलेंगे, क्योंकि इसके पावर, इसके साथ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इसके साथ तो 3 लोग हैं आउट ऑफ 545। तो जब कोई भी चीज मेजोरिटी में पहुंची ही नहीं तो उस पर डिसीजन आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बिल पास होना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए चाहिए आपको एक मेजोरिटी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम इसी तरीके से होता है। ऐसा थोड़ी कि अपन किसी की भी बात मान लेंगे, जिसके साथ मेजोरिटी होगी, क्योंकि वो जनता, देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां पे ज्यादा जनता रिप्रेजेंट हो रही होगी वो ही पावरफुल है और उसी को ही हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा।
तो अगर इस पार्टी में से हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो कभी भी कोई बिल पास ना हो पाएगा, कोई रेजोल्यूशन पास ना हो पाएगा, कोई भी लॉ ना बन पाएगा, कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसे आदमी को खड़ा करना जरूरी है जिसके पास इस सदन में मेजॉरिटी है, जिसके पास इस सदन में मेजॉरिटी है। तो ये कौन होगा? ये होगा हमारा जिस पार्टी के पास या अलायंस के पास मेजॉरिटी इन दी हाउस है, मेजॉरिटी इन दी हाउस है। क्लियर है? तो जैसे अभी के लिए हमारी बीजेपी या एनडीए के पास मेजॉरिटी है, तो इनका लीडर जो होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा एज दी प्राइम मिनिस्टर। इसलिए इसके पीछे क्या कन्वेंशन है कि भैया द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी वुड बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन उसको अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। बट ऐसा नहीं कि इच्छा से किसी को भी कर सकते हैं, वो रीजन वही है कि आपको मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है? एक आध जगह उनके पास पावर होती है जब वो जरूरी नहीं है कि लीडर को बनाए या मेजॉरिटी पार्टी को बनाए, मेजॉरिटी पार्टी नहीं बोलूंगा, मतलब लीडर ऑफ द हाउस को बनाए। तो उसमें क्या है, अगर सपोज करो जो 545 लोग आए, अब इसमें से किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं आई, सबके पास 100 150 ऐसे लोग वोट्स आ गए, किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं आई। ठीक है? सबके बिखरे बिखरे फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। तो एग्जैक्ट जो मेजॉरिटी है हाउस की वो कोई भी पार्टी अटेन नहीं कर पा रही। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उस केस में प्रेसिडेंट किसी भी इंसान को आउट ऑफ वेरियस पार्टी उठा सकते हैं टू बी अपॉइंटेड एज दी प्राइम मिनिस्टर। और जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट हो जाएंगे तो विद इन 30 डेज उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। मेजॉरिटी तो प्रूव करनी ही पड़ेगी। अब क्योंकि मेजॉरिटी इलेक्शन में आई नहीं, तो उसको प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाए हम? तो हम एक बार के लिए अपॉइंट कर देते हैं एक प्राइम मिनिस्टर, फिर उसको बोलते हैं कि भाई साहब सपोज करो ये जो पार्टी है 100, इसमें से एक इंसान हमने खड़ा कर दिया XY, क्या नाम है उसका? XY। अब XY को हमने बोला कि सर आपके पास 30 दिन है, 30 दिन है, एक महीने भर का समय है, आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दो। तो ये इसके पास मेजॉरिटी अभी तो प्रूव हो नहीं रही क्योंकि तो 100 बंदे हैं टोटल। इसके पास कितने लोग हैं? इसकी पार्टी के पास कितने लोग हैं? 100 ही लोग हैं। लेकिन किसी भी हालत में 545 की मेजॉरिटी तो ले ही नहीं पा रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि आप 30 दिन के अंदर अंदर गठबंधन करें या कुछ भी करें, हमारे को मेजॉरिटी दिखाओ कि आपके साथ पीछे इतने लोग खड़े हैं, क्योंकि ताकि पार्लियामेंट का काम तो चलेगा, नहीं तो पार्लियामेंट का काम ही नहीं चलेगा। तो ये बंदे को मिलते हैं 30 दिन, और 30 दिन के बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये प्रूव करता है अपनी मेजॉरिटी। तो ये क्या करेगा? ये दूसरी जो छुटपुट पार्टियां हैं उनके साथ जाके मिलेगा या उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आप गठबंधन की सरकार बनाते हैं हम, और हमारे देश में देश को आगे ले जाते हैं। तो किसी से 20 पार्टी से 20 लोग लिए, किसी से 40 लिए, कोई एक पूरी पार्टी अमलगमेट कर दी। फाइनली जाके इसके पास हो जाते हैं सपोज 300 कैंडिडेट। फाइनली जाके इसके पास क्या हो जाता है? गठबंधन के बाद 300 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो अब 300 कैंडिडेट क्या हो गए? मेजॉरिटी का पार्ट हो गए। एक मेजॉरिटी इनके पास अटेन हो गई 30 दिन के अंदर। नाउ ही कैन बी अपॉइंटेड और स्टे एज दी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर उसी को अपॉइंट करना है जिसके पास मेजॉरिटी है। नहीं है तो प्रूव करके दिखाओ, तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। यह ताकत है हमारे प्रेसिडेंट की कि अपॉइंट उनको करेंगे, बट कन्वेंशनली जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब आते हैं कुछ क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ जाए कल तो कैसे बनोगे, मतलब बनने की इच्छा रख लो आप, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास? अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो बहुत सारी लाइजनिंग होनी चाहिए, दाव पेच खेलने आनी चाहिए आपको पॉलिटिक्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो किताबों में नहीं लिखी हुई है वो होती है, तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो बढ़ना भी मत। तो सबसे पहला तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक हो, भारत को राज करोगे, भारत को गवर्न करोगे, तो इधर आपको सिटीजन होना जरूरी है। सेकंड, क्लियर है? अ मेंबर ऑफ ईदर राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा, आप किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हो। यू कैन बी मेंबर ऑफ हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। जनरली लोकसभा के लोग होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं है या ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको लोकसभा का मेंबर ही होना है टू बी द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी, HP देवगौड़ा, मनमोहन सिंह वर ऑल दी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बने। बट जनरली आप देखोगे मेजॉरिटी लोग जो भी रहे वो लोकसभा से ही चयनित हुए हैं। ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 years and 20। ये कोई मतलब नहीं है, ये तो लोकसभा और राज्यसभा की क्वालिफिकेशन है। यानी कि अगर आप लोकसभा से आ रहे हो तो आप 25 साल के होने चाहिए, आप राज्यसभा से आ रहे हो तो आप 30 साल के होने चाहिए। तो सिंपल ही, अगर आप लोकसभा राज्यसभा के आदमी हो तो उतनी तो आपको क्वालिफिकेशन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ही नहीं बन सकते। तो प्राइम मिनिस्टर तो बात की बात। फिर आता है ओथ। तो ओथ यानी कि शपथ ग्रहण।
अब शपथ कौन दिलाता है इनको? तो प्रेसिडेंट दिलाता है। इनसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाता है और शपथ में प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बोलते हैं? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारे एग्जीक्यूटिव लोग जितने भी हैं इनकी यही ओथ है। मतलब मोटे मोटे 2 पॉइंट तो कॉमन ही है। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है उसको मेंटेन रखना है, अपहोल्ड करना है, ये इसमें बोल रखा है, ठीक है। देन टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। जो भी इनके ऑफिस से एक्सपेक्टेड है उसको पूरी निष्ठा के साथ ये पूरा करेंगे। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल्स। किसी भी भेदभाव के बिना सबके साथ आप सेम व्यवहार करोगे। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी लॉ विदाउट फेयर और फेयर अफेक्शन और इल विल। तो किसी भी तरह का भय नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा, किसी प्रकार का बायस नहीं होने चाहिए और पार्शल नहीं होने चाहिए। सबके साथ आपको इक्वल बिहेव करना है, सेम बिहेव करना है, विदाउट एनी फेयर। क्लियर है? ये इनकी ओथ है, ये इनको शपथ लेनी पड़ती है टू बी एट दी ऑफिस। क्लियर है? फिर आते हैं टर्म। बेसिक बातें हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें है नहीं, सबको पता ही होता है। तो अब टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। तो टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर फिक्स नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट का हमने बोल रखा है 5 years फ्रॉम दी ज्वाइनिंग ऑफ ऑफिस। तो जिस दिन वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं टिल दी नेक्स्ट 5 years ही विल बी एट दी ऑफिस। जो अलग एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह से वो वेकेट हो सकती है सीट, तो वो अलग बात है। अदरवाइज ही विल बी एट ऑफिस फॉर 5 years। प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था, सेम गोज विद वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का क्या है भैया? प्राइम मिनिस्टर कितने साल रहते हैं? तो आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर, हमने जो जनरल देखा है उसमें देखा है कि 5 साल के लिए रहते हैं प्राइम मिनिस्टर भी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी हमारे कि 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर जनरली रहते हैं एट दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओफो ये कौन सी बात हो गई प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ये वैसी ही बात हो गई जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सिर्फ नाम के लिए, कहने के लिए आप ऐसे कर रहे हो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। ये सिर्फ नाम की बात है या बोलने की बात है। प्रेसिडेंट कब तक चाहेगा ये कैसे डिसाइड करें? कल को तो प्रेसिडेंट का मूड खराब हो जाए, आज कोविंद जी का मूड खराब हो जाए कि यार मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे हो आज, आपको मैं हटा रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मजबूरी है। सो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है कि जब तक उस बंदे यानी प्राइम मिनिस्टर के पास ही इज एंजॉइंग द मेजोरिटी ऑफ द हाउस ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। जब तक उनके पास मेजोरिटी है तो वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? एक बार बन गए तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि जब अपॉइंट किया था तो क्या था, रीजन क्या था कि जिसके पास मेजोरिटी होगी वही हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इसी तरह जब तक उनके पास मेजोरिटी है तब तक वो बने रहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री। उनको प्रेसिडेंट साहब नहीं हटा सकते। प्लेजर से मतलब यह है कि जब तक मेजोरिटी है तब तक प्रेसिडेंट उनको बना के रखेंगे। जब मेजोरिटी हट गई तो प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे चलो अब आप नीचे उतर जाओ, अब आपके पास मेजोरिटी नहीं है, अब मेरा प्लेजर खत्म, मैं आपको हटा रहा हूं। क्लियर है? ये बात आती है समझ में? तो ये सिर्फ नाम की बातें या कहने की बातें कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। अदरवाइज सारा कंसेप्ट कन्वेंशन क्या है? मेजोरिटी है जब तक प्राइम मिनिस्टर है, मेजोरिटी खत्म, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि मैंने आपको बताया सारी कहानी क्या है, मेजोरिटी की है। हमारा देश चलेगा कैसे? जब मेजोरिटी होगी, क्योंकि हम देश के चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव को वहां ला रहे हैं। जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बात कहेंगे, बात रखेंगे, उतना मतलब क्या है कि उतने देश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतने ज्यादा देश के लोगों की बात हम सुन रहे हैं। तो मेजोरिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? However, this does not mean that the president can dismiss the prime minister at any time. ये मैं आपको बता ही चुका हूं। So long as the prime minister enjoys the majority, he cannot be dismissed by the president. जब तक majority है तब तक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर वो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस या मेजोरिटी ऑफ द हाउस खो देते हैं, देन द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। तो जैसे ही वो मेजोरिटी खोएंगे तो वो पहले खुद ही रिजाइन कर देते हैं। वो इंतजार नहीं करते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे को आके निकाले, वो डायरेक्टली रिजाइन कर देते हैं। उनको पता पड़ जाता है यार मेरे फ्लोर पे मेजोरिटी नहीं है, यानी कि मुझे अब निकाल दिया जाएगा, इससे बढ़िया मैं पहले ही इस्तीफा पकड़ा देता हूं। तो और नहीं पकड़ा दे तो फिर उनको हटाना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है, मेजोरिटी खत्म, प्राइम मिनिस्टर खत्म। क्लियर है? अब मेजोरिटी खत्म कैसे हो सकती है? तो मेजोरिटी खत्म ऐसे हो सकती है कि जब एक सिंगल पार्टी जीतती है तो मेजोरिटी खत्म होने के चांसेस बहुत ही ब्लीक हो जाते हैं कि सबके सब अगेंस्ट हो जाए प्राइम मिनिस्टर के। तो वो पॉसिबल नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल आदमी है, उसके अगेंस्ट कोई हो नहीं सकता। बट हाँ, गठबंधन की सरकार जब होती है तो ऐसे चांसेस उठ जाते हैं कि मेजोरिटी टूट जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक पार्टी है उसको
एक गठबंधन है या एक अलायंस है जिसने 300 वोट इकट्ठे तो कर लिए, टोटल मिला के उसके पास 300 सीट्स है, एमपी 300 एमपी उसके साथ है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरी जो पार्टी थी उन्होंने इनके एमपी तोड़ना चालू कर दिए। या गठबंधन की सरकार जो बनी थी तो उनकी कुछ डिमांड्स थी जो दूसरी पार्टी इनके साथ अटैच हुई थी। कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, और इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। तो सपोज करो एक पार्टी है एक्स वाई जेड, इनके पास आए थे 200 सीट्स, इनके पास आई थी 200 सीट्स आउट ऑफ 545। लेकिन 545 में से अगर 200 सीट आती हैं तो मेजोरिटी नहीं है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक और पार्टी थी एबीसी, एबीसी एक पार्टी थी जिसके पास थे 100 वोट, जिसके पास कितने थे 100 वोट। मैं कैलकुलेशन बहुत सिंपल ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, गणित से मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो एबीसी इज 100। अब इन दोनों ने क्या कर दिया, इन दोनों ने बोला यार हम दोनों जुड़ के काम करते हैं। तो अब इनके पास कितने वोट हो गए, अब इनके पास हो गए 300 वोट। एक्स वाई जेड ने बोला कि भैया आप आ जाओ, मैं आपको कुछ फायदे दे दूंगा, मैं एक आध पोर्टफोलियो आपको पकड़ा दूंगा, और आगे की जो अंडर दी टेबल जो बिहाइंड दी सीन्स बात होती है उनसे हमें मतलब नहीं है। कुल मिला के ये दोनों पार्टीज अब जुड़ गई। अब जुड़ गई तो इन दोनों को मिला के कितना है, 300 वोट है इनके पास, या 300 सीट्स हैं एमपीज की इन लोकसभा। तो अब ये मेजोरिटी में है। अब क्या है, ये मेजोरिटी में। अब एक्स वाई जेड का एक लीडर था राधा किशन, क्या था, राधा किशन नाम का लीडर था एक्स वाई जी पार्टी का। अब क्योंकि इसके पास मेजोरिटी है तो इसको इन्होंने बना दिया प्राइम मिनिस्टर। क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया प्रेसिडेंट साहब ने। प्राइम मिनिस्टर बना दिया क्योंकि इसके पास मेजोरिटी आ चुकी है। लेकिन खुदा ना खास्ता बाद में क्या होता है, एक और पार्टी आई 1 2 3, या मतलब थी तीसरी एक और पार्टी थी, उसने क्या करा, इन जो एबीसी का जुड़ी थी इनके साथ, एबीसी जो पार्टी थी इसके मेंबर खींचना चालू कर दिए, इनके साथ खरीद फरोख्त सेटिंग कर ली, ले भैया तू यार तू मेरे साथ आ जा, ले पैसे पकड़, या कोई और काम निकलवा दिए जो इनके साथ चलता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है पीछे, उससे हमें मतलब नहीं है। अब हुआ क्या, यहां से 50 लोग चले गए यहां पे, 50 लोग चले गए यहां पे, क्लियर है। और इन्होंने बोल दिया कि अब आप जो ये लीडर है ऑफ द हाउस है, या ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रूव करके दिखाएं अपनी मेजोरिटी। ये पार्टी इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाल देती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाल देती है। तो अब जब एक्स वाई जी पार्टी प्रूव करेगी कि भैया मेरे पास मेजोरिटी है, तो उनके पास कितने लोग निकलेंगे, 250 निकलेंगे, क्योंकि 50 तो उनके साथ जहां मिले, तो अब कितने बचे, 250 मिले, 250 बचे। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द हाउस लूज हो गई। मेजोरिटी ऑफ द हाउस लूज हो गई, इसका मतलब प्रेसिडेंट का प्लेजर खत्म हो गया। अब उनको मजा नहीं आ रहा, अब वो प्लेजर की बात नहीं रही। तो जैसे ही प्रेसिडेंट का प्लेजर खत्म हुआ या मेजोरिटी खत्म हुई, प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, इधर विलफुली, या फिर उनको जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनको बोल देंगे कि आप हट जाओ, क्लियर है। तो जनरली खुद ही रिजाइन कर देंगे। तो मेजोरिटी इस तरीके से, जैसे ही मेजोरिटी लूज हुई प्राइम मिनिस्टर हट गया। ये कहानी थी इसकी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आता है सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस प्राइम मिनिस्टर की तो इज डिसाइडेड बाय दी पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई फिक्स सैलरी नहीं है, पार्लियामेंट पास करती है कि भैया इनको, बिल पास करती है कि भैया इनको कितनी सैलरी देनी चाहिए, उस हिसाब से इनको सैलरी मिल जाएगी, क्लियर है। फिक्स नहीं है, पर हाँ एक टेन्योर में फिक्स होगी तो वो टेन्योर में उतनी ही रहती है उनकी सैलरी। इसके अलावा इनको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, घर मिलता है फ्री रहने का, बहुत शानदार घर मिलता है, वो सब आपको पता ही है। और अभी एक ग्रैंड विस्टा प्रोजेक्ट भी आ रहा है तो उसमें इनकी नए तरीके का अकोमोडेशन भी इनको मिलेगा, ठीक है। प्लस समचोरी अलाउंस मिलते हैं, खाने पीने के खर्चे, लोगों को एंटरटेन करने के खर्चे, सारी चीजें इनको मिलती है। तो खूब टेंशन नहीं, बहुत ही चौकी वाली जॉब है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है पैसे वैसे की, ठीक है। पर ऐसी फिक्स सैलरी नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट की फिक्स है अभी के लिए 5 लाख रुपए, ऐसे कोई मॉनेटरी टर्म्स में फिक्स नहीं है प्राइम मिनिस्टर की सैलरी। पार्लियामेंट जब चाहे जब इनकी रिवाइज कर देता है, सैलरी कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर होता कौन है ये समझ में आ गया, बनता कैसे ये समझ में आ गया, क्या क्या काम है, मेन पर्पस क्या है उनका वो समझ में आ गया। अब आता है हमारे को कि इनके पास पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, क्या क्या तो इनके पास शक्तियां हैं और क्या क्या इनको काम करने, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे मैंने आपको बताया पार्टी की मेजोरिटी आई, उस पार्टी का लीडर बना प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर चुनेगा अपनी टीम, प्राइम मिनिस्टर चुनेगा अपनी टीम कि भैया देश का काम कराना है, तो देश को बहुत सारे डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर रखा है कि होम मिनिस्ट्री एक अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अलग है। तो क्योंकि पूरे देश में क्या क्या काम करने हैं उसको मिनिस्ट्रीज में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उन मिनिस्ट्री के हेड बनाने हैं, उन मिनिस्ट्री के हेड बनाने हैं और छोटे मोटे काम और देखने हैं।
तो पूरी जो टीम होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो ये सारे काम और सारी मिनिस्ट्रीज देखती है, उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाम से पता पड़ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये उनको डेजिग्नेशन मिल जाता है। किसी को मिनिस्ट्री मिल जाती है, कोई बिना मिनिस्ट्री के भी रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं। और जिनको मिनिस्ट्रीज मिल जाती हैं या पोर्टफोलियो मिल जाते हैं, उनको मिलते हैं उनको बोलते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर्स। अभी उसका स्ट्रक्चर भी मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। खैर, अभी के लिए आपको क्या समझना है? पीएम अपनी टीम चुनता है कि कौन कौन देश को गवर्न करने में उनकी मदद करेगा, उसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर एज हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट और हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट ही होते हैं प्राइम मिनिस्टर भी, और उसके हेड की उपाधि भी किसको मिली हुई है? प्राइम मिनिस्टर को ही मिली हुई है। ठीक है, जैसे एक क्रिकेट मैच की बात करें तो जो क्रिकेट टीम है उसका कैप्टन इज अ पार्ट ऑफ द टीम ऑल्सो एंड ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर क्या है? इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सो ही रेकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। अब मैंने आपको बताया कि अपनी टीम कौन चुनता है? खुद ही चुनते हैं। तो खुद चुनते हैं, इसका मतलब ये चुनते हैं कि भैया होम मिनिस्ट्री अमित शाह को देनी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन को देनी है, या कोई से भी, जैसे कोई भी उनके बंदे हैं आउट ऑफ द लॉट, उनमें से किसी को क्या क्या मिनिस्ट्री देनी है, ये चुनते हैं। फिर ये प्रेसिडेंट तक ये बात कम्युनिकेट करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ये लोगों को आपको मिनिस्टर बनाना है। पीछे चुन कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर चुन रहा है। एंड में अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। सो द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो वापस देखो, पावर तो दिख रही है प्रेसिडेंट की। अगर मैं इतनी सी लाइन पढ़ूं, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो पावर दिख रही है प्रेसिडेंट की, लेकिन एज सच प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। ही इज दी डी योर हेड, नॉमिनल हेड, नाम के लिए। सारा काम कर रहा है डी फैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर। चूज कौन कर रहा है कि भैया इसको बनाना है? ये बोलेगा प्राइम मिनिस्टर। उनके कहने पे प्रेसिडेंट वो स्टेप ले लेंगे कि भैया इसको हम बना देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, कोई सी भी मिनिस्ट्री इसको दे देंगे। ठीक है, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सिलेक्ट कौन करेगा? वो करेगा प्राइम मिनिस्टर। फिर वो एडवाइस करेगा, सेम एडवाइस ही वुड बी टेंडरिंग टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उनको ऑफिशियली अपॉइंट करेंगे सिर्फ। ठीक है, ऑफिशियली अपॉइंट करेंगे। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। तो इनकी इच्छा है जिसको जो पोर्टफोलियो दो, जिससे जो पोर्टफोलियो लेना है लेके दूसरे को पकड़ा दो, ये सब इनकी वजह। शफल खेलना है, लूडो खेलना है, चेस खेलना है, चेस थोड़ी, लूडो खेलना है, आप डाइस हिलाओ और आपकी इच्छा है इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है, वो प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है। ठीक है ना, ये हो सकता है। He can ask a minister to resign or advise the president to dismiss him in case of difference of opinion। अब क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, क्योंकि उनको अपॉइंट भी प्राइम मिनिस्टर ने कराया है, उनको अपॉइंट किसने करवाया? प्राइम मिनिस्टर ने करवाया। तो इंडिविजुअली ईच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी प्राइम मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो भी कैबिनेट है, जो भी पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं, या जो अदर मिनिस्टर्स हैं, सबके सब आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल कैपेसिटी में टू दी प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने दुखी कर दिया या उनको अलग चले गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई, प्राइम मिनिस्टर क्या चाह रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं, जिद बहस हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर उनको रिजाइन भी करवा सकते हैं फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर सकते हैं कि भैया इनको आप निष्कासित कर दो, इनको हटा दो। तो जिस तरीके से अपॉइंट कराने का काम भी उन्हीं का था, अपॉइंट भी उन्होंने कराया है, तो क्या बोलते हैं, हटवा भी हो सकते हैं। जन्म लेने का भी, दिलवाने का अधिकार भी उनको है, और जान लेने का भी अधिकार उनको है। ठीक है, सो ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ताकि उनमें ओपिनियन चेंज नहीं हो। अगर चेंज हो रही है तो फिर आप हटा सकते हो। ठीक है, फिर आता है ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस देयर डिसीजन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उसका हेड कौन होता है? वैसे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो एवरी मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड में कौन होगा? पूछना किससे, बताना किसको है? प्राइम मिनिस्टर को। सो इट हैज टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। वो उनको निर्देशन देते हैं, बातें बताते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें कंट्रोल पूरा का पूरा किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। तो ये बहुत पावरफुल आदमी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अब एक और पावर है इनके पास, पावर नहीं बोलेंगे, बेसिकली ये फंक्शन है इनका कि अगर ये खुद ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। सो इफ द पीएम रिजाइंस या पीएम गोज, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम्स टू एन एंड, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डाइज, ठीक है। अब आते हैं हम इन रिलेशन टू दी पार्लियामेंट। अब इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हमने समझ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन, प्राइम मिनिस्टर, जो होता है उनके कहने पे होता है, उनके अनुसार होता है, और अब प्रेसिडेंट साहब उसके अनुसार फिर स्टेप ले लेते हैं। अब आते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शन इन रिस्पेक्ट टू दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से रिलेटेड इनके पास क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन है। सो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, जनरली इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। मैंने आपको बताया लोअर हाउस में जो पार्टी के पास मेजोरिटी है उसका जो लीडर होगा वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्लियर है। और फिर बाद में लीडर ऑफ द लोअर हाउस भी डिक्लेयर हो ही जाते हैं, ठीक है। इन हिज कैपेसिटी ही हैज द फॉलोइंग पावर, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब आपको यह भी पता है कि पार्लियामेंट क्या होती है, पूरे साल भर तो मौजूद होती नहीं है कि 365 के 365 दिन सदन चल रहा है, सेशन चल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। बार बार सेशन बीच में ब्रेक होते हैं और बार बार उन्हें वापस बुलाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं समनिंग एंड प्रोरोगिंग, ठीक है। समनिंग इज कॉलिंग अपॉन द सेशन एंड प्रोरोगिंग इज दी एंडिंग द सेशन एंड कॉलिंग ऑफ, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ऑफिशियली इट इज टू बी अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट, इसको अनाउंस करते हैं प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब तो मतलब मान लो कि कोई काम भी कर रहे हैं ना तो प्राइम मिनिस्टर के अनुसार ही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं उसी अनुसार काम हो रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनमें कोई खास चलती नहीं है, अगर होएगी तो उनके फिर अलग वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब प्रोरोग करेंगे, समन करेंगे, अनाउंस वो करेंगे कि भैया द सेशन हैज बीन प्रोरोग्ड और द सेशन इज टू बी कॉल्ड अपॉन, वी समन द सेशन, बट ऑन, जब उनको बोलता कौन है, जब उनको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्लियर है। तो पार्लियामेंट की पावर हो गई है, पार्लियामेंट को बुलाने की रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एनी टाइम। लोकसभा जो है, लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में आई वो पार्टी का लीडर बनेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब कभी भी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये जो लोकसभा या मेजोरिटी है मेरे साथ नहीं है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरे साथ नहीं है, या कोई भी कारण से उनको लगता है कि अब इस पार्टी को ये मतलब ये सही नहीं चल रहा है, देश में सही नहीं चल रहा है, या अंदर लोकसभा के अंदर सही नहीं चल रहा है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ सही नहीं चल रहा है, और वो चाहते हैं कि यार अब मैं सरकार के साथ नहीं रहना चाहता, इस सरकार को अपन तोड़ देते हैं या इसको सरकार को अपन बर्खास्त कर देते हैं, तो ही कैन ऑर्डर एनी टाइम और ही कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट, ऑर्डर तो नहीं बोलेंगे, रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। और फिर प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को कि भैया लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, ये बात हो सकती है। तो ऐसा इंदिरा गांधी ने जरूर किया था, उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला था कि भैया आप ये लोकसभा को डिसॉल्व करें और फ्रेश इलेक्शन, री इलेक्शन वापस से कराएं। तो उस केस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा डिसॉल्व हो गई, यानी कि एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म, एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर खत्म, पूरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर खत्म, वापस से नए इलेक्शन कराओ, नया नेता, नया प्रधानमंत्री लेके आओ। तो ये पावर भी है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट जो भी आगे करने वाली है या जो भी उनके काम हैं वो सब कुछ अनाउंस कौन करेगा, वो अनाउंस करेगा प्राइम मिनिस्टर इन फ्रंट ऑफ द हाउस, एड्रेसिंग बोथ हिज पार्टी एंड दी अदर पार्टीज देयर। क्लियर है, पूरे देश को एड्रेस करते हैं बेसिकली। तो ये पार्लियामेंट समझ में आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ में आ गया। नाउ वी गो टू दी अदर पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। अदर पावर्स एंड फंक्शंस भी होती हैं, मतलब वैसे तो ये कम थी जो और पावर्स एंड फंक्शंस है। तो ही इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ही इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। पहले ये होती थी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, पीसी परचम क्लासेस नहीं है, पीसी प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है। तो पहले ये उसके चेयरमैन होते थे, अब वो प्लानिंग कमीशन हैज बीन टर्न्ड इनटू नीति आयोग, उनके चेयरमैन अब कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बेसिकली थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट का। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। तो जो भी हमारे इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस है विद अदर कंट्रीज, तो उसको मेंटेन कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वो अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग देशों के नेताओं को बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, आगे क्या ट्रीटी करनी है, क्या डील करनी है, ये सब कौन करता है, ये डिसाइड करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसलिए आपने देखा होगा कई बार दौरे पे भी रहते हैं, कई बार बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो वहां पे देशों के आपस में संबंध कैसे रहेंगे, आगे हम कैसे बढ़ेंगे, किसी पर्टिकुलर इशू पे बात करनी है, तो ये सारे फॉरेन और इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करता है प्राइम मिनिस्टर, मेंटेन करता है प्राइम मिनिस्टर। बट एट द एंड ऑफ द डे एवरी ऑर्डर इज टू बी अंडरटेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो फाइनल ऑर्डर जाएंगे वो किसके नाम पे जाएंगे, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है। तो शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी है इनका नाम, क्या है, शेपिंग द काम क्या है, शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी। तो हमारे किसी भी देश से क्या संबंध रहेंगे ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बताता है।
तो हमारे को अगर चाइना से अगर लड़ाई करनी है तो ये प्राइम मिनिस्टर बताएगा, चाइना से अच्छे संबंध बनाने हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर बताएगा। क्लियर है बात? ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट, अब जब गवर्नमेंट का नेता ही, यूनियन गवर्नमेंट के मेन आदमी ही प्राइम मिनिस्टर है, जो पूरे यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश को चलाने वाला, गवर्नमेंट को चलाने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियस ही बात है ही वुड बी द स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट का बोलने वाला कौन होगा, स्पोक्समैन कौन होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही होंगे। क्लियर है? ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। देश में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लगी हुई है, कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी ऐसी आपातकालीन सिचुएशन है, तो उसमें क्राइसिस इन चीफ कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। सारी चीजें किसको देखनी है, प्राइम मिनिस्टर को देखनी है। तो ये पावर से ज्यादा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राइसिस को मैनेज करने का काम किसके पास है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो अभी आपने देखा था कोविड प्रोटोकॉल्स में भी कई बार ये सीएम से मीटिंग लेते थे, फिर उनके गाइडलाइंस इशू करते थे। तो ये सब क्या है, क्राइसिस को हैंडल करने की पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। क्राइसिस इन चीफ, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। ठीक है, अब आते हैं इनके प्रेसिडेंट से क्या रिलेशन है, इनके प्रेसिडेंट से क्या संबंध है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट ही इज द मेयर डूअर, जो पीछे काम जो कर रहा है, जो पीछे थिंक टैंक है, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो इनका जो एक रिलेशन है वो फ्रेंड एंड फिलोसोफर का है। क्या है, फ्रेंड एंड फिलोसोफर का है। यहां बोल सकते हो BFF, ठीक है ना, BFF। तो BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर होता है ना हमारे, तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, वैसे बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों दोस्त की तरह रहते हैं, फ्रेंड भी है, ज्ञान भी देते हैं, फिलोसोफर भी है, सारा ज्ञान देंगे इनको, उसी अनुसार फिर प्रेसिडेंट अपने कदम उठाते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, एड एंड एडवाइस करना। प्राइम मिनिस्टर का जो काम है वो एक ब्रिज का काम है। मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे पोर्टफोलियो ये देखते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ही इज दी हेड। और ये प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये मैसेंजर भी है टू दी प्रेसिडेंट। जो भी बातें करनी है प्रेसिडेंट से करवानी है, वो कौन लेके जाएगा इनके पास, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर लेके आया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई रूल बनाया, कोई कैबिनेट ने कोई पॉलिसी निकाली, तो उस पॉलिसी को डायरेक्ट कौन करेगा, इनको कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर बताएगा। क्लियर है? समन करना है सेशन, प्रोरोग करना है सेशन, ये इनको बताएगा। किसी मंत्री को मंत्री बनाना है, कोई पोर्टफोलियो देना है, तो कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर बताएगा। तो इनके दो मुख्य काम है, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करना, दूसरा प्रेसिडेंट को सारी सलाह देना, सारी एडवाइस देना, सारी चीजें बताना। ये काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का। तो इसलिए इनको ये भी बोला जाता है ही इज दी फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू दी प्रेसिडेंट। क्लियर है? ये मतलब इनफॉर्मल है, फॉर्मल देख लेते हैं। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द टॉप टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मेन काम क्या है इनका, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ठीक है ना? तो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है टू एड एंड एडवाइज टू द प्रेसिडेंट, टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी एडिंग एंड एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू दी सच एडवाइस। ठीक है, यानी कि जो भी एडवाइस हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को दी है बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने जो भी एडवाइस दी है उस पे प्रेसिडेंट को काम करना है, उस पे प्रेसिडेंट को काम करना है, आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट मजबूर है कि उस पे काम करे, ऐसा नहीं है कि वो इनकी बात नहीं माने। वो उनको बोल सकता है कि आप वापस से एक बार थिंक अपॉन करें, एक बार रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वापस से उनको बोल दिया कि हमारी तो यही एडवाइस है, तो फिर तो प्रेसिडेंट को वो काम करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ना नुकर नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट वो एडवाइस पे काम करेंगे, विल एक्ट इन अकॉर्डेंस, उसी तरीके से काम करेंगे। हाँ, एक बार वो वापस भेज सकते हैं कि भैया ये जो चीज आपने मेरे को बोली है या एडवाइस दी है, ये मेरे को ठीक नहीं लग रही, थिंक अपॉन इट, वापस करो, फिर देखते हैं। और एक बार वापस अगर उन्होंने भेज दी एडवाइस, वापस भेज दी कि ये की एडवाइस है विद और विदाउट रिकमेंडेशन, तो प्रेसिडेंट को ये बात माननी ही पड़ेगी। क्लियर है बात? ये फिर आपको बाध्य हो जाएगी। और अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा, तो होगा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है।
क्लियर है बात। तो इस तरीके से देखो गाड़ी कैसे घूमती है कि सारे ब्रेक व्रेक कंट्रोल सब प्राइम मिनिस्टर के पास है, नहीं है तो वो धक्का दे सकते हैं गाड़ी में से, चलो भैया बाहर उतरो, ठीक है। तो ऑल इन ऑल क्या है, पावर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन है, प्राइम मिनिस्टर अपनी एडवाइस देते हैं, अपनी एड एंड एडवाइस देते हैं टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को उस अनुसार काम करना है, बट ही कैन ऑलवेज सेंड इट बैक फॉर द रिकमेंडेशन विद द रिकमेंडेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वापस से थिंक अपॉन करो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर वापस भेज दी उनको, रीसेंड कर दी, तो फिर तो उनको मानना ही पड़ेगा। क्लियर है, फिर तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और अगर नहीं होता तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो जाएगी, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी तो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हो सकता है। क्लियर है बात, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 75। तो रिलेशनशिप जो विद प्रेसिडेंट है उसमें 3 आर्टिकल मेन है, आर्टिकल 74 जो अभी हमने पढ़ा, फिर आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78 जो हम आगे पढ़ेंगे। सो आर्टिकल 75 सेज द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कौन से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, जो जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होगी उस पार्टी के लीडर को, ठीक है। दूसरी बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये बोलता है आर्टिकल 75। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट था, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी होल्ड्स ऑफिस टिल द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या है, होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे ही मेजॉरिटी गई पार्टी की, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर गया, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गए। क्लियर है, प्लेजर का मतलब यहां पे ये है। फिर आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, टू बी लोकसभा। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है, ये हमारा थंब रूल है पॉलिटी का, कभी भी एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं वो आए कहां से, वो आए हैं सारे एमपीज को मिला के, उनमें से मेजॉरिटी पार्टी के लीडर्स को चुन के, ठीक है ना। तो जो सारा मेन, जो अगर सारी बात करें हम, तो पूरा हाउस, ये जो लोकसभा है, इसी में से हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर निकले हैं। तो इनके जो एक्शंस हैं वो हमेशा किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको शो करनी चाहिए, टू दी लोकसभा। क्योंकि अगर इन्होंने लोकसभा की मेजॉरिटी खो दी, लोकसभा की मेजॉरिटी खो दी, तो ये न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, न ही ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो जो भी काम ये कर रहे हैं, दे शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। अगर लोकसभा में इनके अलावा जो लोग हैं उनको लग गया कि यार ये वो काम नहीं कर रहे जो हम चाह रहे हैं, या देश को उस डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे जहां जाना चाहिए, तो ये कभी भी अपनी मेजॉरिटी या अपना पावर वापस ले लेंगे, और अगर मेजॉरिटी इनसे लूज हो गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर खत्म हो जाएंगे। क्लियर है। सो दे शुड कलेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा और टू दी लोअर हाउस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका थंब रूल है कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव आ रहा है, और जैसे ही उनको लगेगा कि यार ये सही काम नहीं कर रहे हैं, लेजिस्लेचर अपना सपोर्ट खींच लेगा, मेजॉरिटी उनसे चल जाएगी, और मेजॉरिटी चली गई तो आपकी देश की सरकार नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 78। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि प्राइम मिनिस्टर का काम एक तो है टू हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देश को गवर्न करना, दूसरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी डिसीजन है या जो भी पॉलिसीज है वो सारी की सारी कहां ले जाना, प्रेसिडेंट के पास ले जाना, प्रेसिडेंट को बताना, और उसी बेस पे प्रेसिडेंट अपने डिसीजन लेता है। क्लियर है। सो ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो कोई भी कानून बनाने की अगर ये सोच रहे हैं या कोई भी कानून बनाने की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रपोजल है फॉर लेजिस्लेशन, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस है जो ये चालू करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें इनको बतानी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। तो ये इनका एक फंक्शन है कि ये सब सारी इंफॉर्मेशन ही हैज टू प्रोवाइड टू दी प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। फिर प्रेसिडेंट उसके अनुसार अपने डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आज तक के, प्रधानमंत्री जो जो रहे हैं तो आपको पता होंगे,
नहीं पता हो तो देख लो। सबसे पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, तो 17 साल का पीरियड था इनका, बहुत बड़ा पीरियड था। क्लियर है। फिर ये फिर आए हमारे गुलजारी लाल नंदा, जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं थे, अपॉइंटेड नहीं थे, ये एक्टिंग थे जब तक नई सरकार नहीं बनती। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री, फिर इनकी डेथ हुई, वापस गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। फिर आगे से इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.टी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, एंड देन फाइनली नरेंद्र मोदी, जो आज की तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनके नाम एक बार देख लेना, कौन कौन क्या क्या थे, क्या क्या मतलब थे तो प्रधानमंत्री, कौन कौन थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। वैसे तो सारी बातें हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कर ही ली है करीब करीब, पर फिर भी छोटा सा पार्ट हम देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सो क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, आर्टिकल नंबर 74। वैसे तो हम ये पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। सो आर्टिकल 74 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with the such advice। तो जैसा हम प्राइम मिनिस्टर में पढ़ा था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका काम होगा टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और उसी बेस पे प्रेसिडेंट साहब हमारे डिसीजन लेंगे, क्योंकि फाइनल नाम किसका जाएगा, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है बात। लेकिन प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार उनकी जो एडवाइस है उस पर वापस विचार करने के लिए भेज सकते हैं कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिकमेंडेशन मानता है या नहीं मानता है ये जरूरी नहीं है, और एक बार माने या बिना माने उन्होंने एडवाइस वापस दे दी प्रेसिडेंट साहब को, तो फिर प्रेसिडेंट साहब के ऊपर वो मान्य हो जाएगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड एडवाइज द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वुड एडवाइज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उस एडवाइस को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं एक बार। लेकिन अगर तीसरी बार मतलब वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेज दी ये बात प्रेसिडेंट के पास, वापस बोल दिया कि नहीं हम तो नहीं मान रहे या मान भी लेते हैं, तो वो एडवाइस फिर बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट के ऊपर, फिर तो उन्हें वो माननी ही पड़ेगी। क्लियर है बात। अगर रिकमेंडेशन मान ली तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो भी आपको प्रेसिडेंट को वो चीज माननी पड़ेगी और लागू करनी पड़ेगी। क्लियर है। और अगर ऐसा प्रेसिडेंट साहब नहीं करते हैं तो वो हो जाएगा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का क्या ग्राउंड दे रखा है, प्रेसिडेंट कैन बी इंपीच्ड ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस वुड बी टर्म्ड एज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। अब एक और पावर है, ये एक और इनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट साहब को देंगे उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट बात है, किस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं वो उन दोनों का मैटर है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट के आपस का मैटर है। इसमें कोई भी कोर्ट स्टेप इन नहीं कर सकता। जुडिशरी इज टोटली केप्ट आउटसाइड दिस पार्ट। क्लियर है बात। ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 74 में। सब कुछ पढ़ रखा है तो ऐसा कुछ नया लगेगा नहीं। फिर आर्टिकल 75, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे, द मेजोरिटी ऑफ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो जो भी पार्टी के पास मेजोरिटी होगी उसके लीडर को अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट साहब, और फिर प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर टू अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी जो टीम है उसको अपॉइंट करने की एडवाइस देंगे कि भैया किस किस को अपॉइंट करना है, ये बात बताएंगे वो प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर लेटर ऑन उस अकॉर्डिंगली अपॉइंट करेंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो अब क्या है कि टोटल जो मिनिस्टर हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो टोटल 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो अगर आज की तारीख में 545 लोग हैं तो इसकी स्ट्रेंथ 15% हो गई आपकी 15 बच्चे 60 66 15 75 75 और 81 81 और 5, तो करीब 82 मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, 82 83 मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात।
सो 15% का मैक्सिमम ब्रैकेट है कि आपकी जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विद प्राइम मिनिस्टर वो कितनी हो सकती है, 82, 83 आज की तारीख में, जितनी 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, ये प्रोविजन पहले नहीं था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 91st अमेंडमेंट 2003। तो 91वां अमेंडमेंट था, 91वां अमेंडमेंट जो हमने करा, संशोधन करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2003 में, उसके थ्रू एक लिमिट लगाई गई कि 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रखने। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारी गठबंधन सरकार बन रही थी, तो गठबंधन सरकार बनती थी तो हर कोई बोलता था कि मुझे यहां मंत्री बना दो, ये फलाना डिंगड़ा मंत्री मेरे को दो, ये पोर्टफोलियो दे दो, ये थोड़ी सी मंत्रालय मुझे दे दो। तो इससे क्या होता था, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और बेवजह किसी को मंत्रालय बांटना हम ना चाहते थे। तो हमने क्या करा, एक बैरियर लगा दिया कि 15% से ज्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं होंगे, यही बहुत है, ये देश चला लेंगे, इससे ज्यादा लोगों की हमारे को देश चलाने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 75। अब a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified from being the minister। तो अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिफेक्शन के थ्रू, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनको बर्खास्त कर दिया गया या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो मिनिस्टर बना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उसको बर्खास्त कर देगा एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहे तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे रहेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आई तो कहां से, लेजिस्लेचर से ही है, और लेजिस्लेचर का ही वो पार्ट नहीं है, तो मतलब वो पूरी तरीके से बर्खास्त है। ठीक है, सो इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड देन इफ ही इज अ मिनिस्टर टू, उसकी मिनिस्टरशिप भी चली जाएगी, उसकी मिनिस्टरशिप भी चली जाएगी, वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। दिस प्रोविजन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 91st अमेंडमेंट 2003। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इससे पहले भले ही आपको मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपको एक बार का बर्खास्त कर दिया जा सकता था, लेकिन आप मिनिस्टर तो भी बने रहते थे। तो ये ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए इसको अमेंड किया गया 2003 में कि अब आप ना मिनिस्टर होगे अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, फिर आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, और वैसे भी आपको ध्यान रखना है एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये थंब रूल है पॉलिटी का कि एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव आया है। अगर उन्होंने मेजोरिटी खो दी हाउस की, अगर उनके काम ऐसे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस उनसे अलग हो जाती है, उनसे डिफरेंट ओपिनियन रख रही है, तो एग्जीक्यूटिव विल सिंक इन, यानी कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डूब जाएगी। सो एग्जीक्यूटिव हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा टू स्टे इन दी पावर।